निचोड़ में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो सीरीज़ में मैं आपको आंसर राइटिंग स्किल्स के बारे में बताऊंगा। आपने कई बार देखा होगा कुछ एस्पिरेंट्स जिनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, लेकिन उनको अगर आप उनके नंबर्स को देखें तो उसके हिसाब से उनको नंबर नहीं मिलता। अब इसका बेसिक जो रीज़न है वो है उनकी राइटिंग स्किल। हम राइटिंग स्किल को आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग भी कह सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा इसके ऊपर मैं रोशनी डालना चाहूँगा। ये जो राइटिंग स्किल है या जो आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग है, असल में ये आर्ट डोमेन के अंतर्गत आता है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आर्ट डोमेन की ये है कि आर्ट को आसानी से रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता। और जो लोग भी एमपीपीएससी मेंस का पेपर दे चुके हैं उन्हें मालूम है कि एक पेपर में उन्हें 56 क्वेश्चंस मिलते हैं, यानी कि आपको ये जो आपका आर्ट है इसको 56 बार रेप्लिकेट करने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि एकदम ही आसान काम नहीं है। तो इसको आसान करने के लिए हम इस राइटिंग स्किल को आर्ट डोमेन से निकाल कर साइंस डोमेन में लाते हैं। आप सबको मालूम है साइंस में कुछ सेट ऑफ रूल्स या प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके आधार पर आप जितनी बार चाहें उसके रिजल्ट्स को रेप्लिकेट कर सकते हैं। हम भी ये जो राइटिंग स्किल्स हो इसको कई बार रेप्लिकेट करने का एक आसान सा तरीका इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। इससे पहले इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि इसमें बहुत सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है मैं जो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को चालू करते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि साइंस में कुछ रूल्स या प्रिंसिपल्स होते हैं जिसको अगर हम फॉलो करें तो अपने काम को बार बार रेप्लिकेट कर सकते हैं। यानी कि अगर हम पीएससी के कंटेक्स्ट में देखें तो हमें 56 बार रेप्लिकेट करने की ज़रूरत है पर पेपर। ठीक है ना। तो हम अगर इस रूल्स को फॉलो करेंगे तो हम उसको आसानी से रेप्लिकेट कर देंगे। तो सबसे पहले हम उन रूल्स को देख लेते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर मैंने 5 रूल्स को फॉर्म किया है आंसर राइटिंग के लिए। तो पहला रूल है आंसर का फॉर्मेशन या फॉर्मेटिंग। ठीक है ना। तो देखिए 3 तरह के क्वेश्चन हमारे पीएससी में आते हैं मेंस में। पहला 3 मार्कर, ठीक है ना, जिसमें एक सेंटेंस या 2 सेंटेंस में आपको आंसर देना होता है। दूसरा 6 मार्कर जिसमें 100 वर्ड्स में आंसर देना होता है। और तीसरा 15 मार्कर जिसमें 300 वर्ड्स में आपको आंसर देना होता है। ठीक है ना। तो आप पहला जो 3 मार्कर है आप उसको सेपरेट कर दीजिए क्योंकि उसमें ये रूल अप्लाई नहीं होता है। बाकी जो 6 मार्कर और 15 मार्कर है उसमें ये रूल अप्लाई होता है। आपको इन दोनों ही क्वेश्चनों के आंसर्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर कर देना है। इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट, कंक्लूजन। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में बता दूं। इंट्रोडक्शन मतलब वो जो ओपनिंग होगी आपके आंसर की, बड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए। ठीक है ना। और देखिए हर व्यक्ति की ये अलग सी विशेषता होती है। आप जो फैक्ट्स या इंफॉर्मेशन है उस क्वेश्चन के संदर्भ में उसको उसका अगर आप देखेंगे तो लगभग सारे एस्पिरेंट्स का मोर और लेस सेम होता है। लेकिन ये इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ये दो ऐसे पार्ट होते हैं जो आपके आंसर को दूसरे के आंसर से अलग करते हैं और आपको ज़्यादा नंबर भी दिलवा सकते हैं। इसलिए इस पे बड़ा फोकस रखिएगा। इंट्रोडक्शन मतलब एक बड़ा स्मूथ गोइंग होना चाहिए। आप एक बर्ड आई व्यू अपने आंसर का इंट्रोडक्शन में डाल दीजिए। ठीक है ना। बॉडी पार्ट वो नॉर्मल इंफॉर्मेशन या फैक्ट्स का पार्ट होता है जिसमें आप क्वेश्चन के पूछे गए जो टॉपिक है उसके बारे में आप जानकारी देते हैं। कंक्लूजन की बात कर ले तो कंक्लूजन में आप सारी चीज़ों को समअप करते हैं और फॉरवर्ड लुकिंग के तरफ होना चाहिए आपका कंक्लूजन। ठीक है ना। कि मतलब आपने कंक्लूड किया सारी इंफॉर्मेशंस को तो उसका आगे प्रभाव क्या हो सकता है या उसका आगे इफेक्ट क्या हो सकता है। ठीक है ना। थोड़ा सा आगे देखते हुए आपको लिखना है। अब दूसरे रूल्स की तरफ चलते हैं। तो दूसरा रूल है आपकी हेडिंग, सब हेडिंग, पॉइंट्स और सब पॉइंट्स। अब देखिए हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप आंसर को लिखते हैं
तो देखिए किसी न किसी क्वेश्चन के अगेंस्ट में आपने वो आंसर लिखा है। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि आपकी मार्जिन होती है, तो मार्जिन के लेफ्ट साइड में दो छोटे छोटे से ब्लॉक्स बने होते हैं, उसका बड़े अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। उसमें क्वेश्चन नंबर को बहुत अच्छे से डालिए। जैसे मैं अगर कोई किसी 3 मार्कर की बात कर रहा हूँ, तो उसमें लगभग 15 3 मार्कर दिए होते हैं हर पेपर में। तो क्वेश्चन नंबर 1 लेफ्ट हैंड साइड वाले ब्लॉक में, और जैसे आप डी का ऑप्शन कर रहे हैं तो सेकंड ब्लॉक में डी लिखिएगा। ठीक है ना, मार्जिन के लेफ्ट साइड में आपको क्वेश्चन नंबर को लिखना है। ठीक, अब हम मार्जिन के राइट साइड में आते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग्स। तो अब इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एक थोड़ा सा एडवांटेज होता है कि जब वो हेडिंग देते हैं तो उस हेडिंग को कैपिटल्स में लिख सकते हैं, जो कि बाकी कंटेंट से उसको अलग कर सकता है। या फिर अगर आप चाहें तो हल्का राइट साइड की तरफ स्लैंट करके लिख सकते हैं, जिसको हम जैसे फॉन्ट के बारे में बोलते हैं इटैलिक में, आप वो लिख सकते हैं। फिर हम पॉइंट्स और सब पॉइंट्स की बात करते हैं। तो पॉइंट्स के लिए आप न्यूमेरिकल से दे सकते हैं, या रोमन डिजिट्स का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अल्फ़ाबेट्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, ये अलग अलग आपका दिखना चाहिए। ठीक, दूसरा है इसमें, इसी में आगे हम चलते हैं तो हम देखते हैं तीसरा है आपका कंटेंट रिलेटेड टू टॉपिक। अब देखिए कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो किसी टॉपिक या किसी इश्यूज से संबंधित होगा, तो आपको उस इशू या टॉपिक से रिलेटेड आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है ना। अब इस प्रकार की इंफॉर्मेशन मैं जो अपनी दूसरी वीडियो सीरीज चला रहा हूँ मंडली, उसमें आपको रिलेटेड इंफॉर्मेशन लगभग पूरे सिलेबस की हर टॉपिक से आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, तो आपके पास रिलेवेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उस टॉपिक की। आगे हम चलते हैं। चौथा अपना पॉइंट है, ये है स्टिक टू वर्ड लिमिट। मतलब आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, जैसे 3 मार्कर में दिया रहता है कि 1 to 2 सेंटेंस, 6 मार्कर में दिया होता है 100 वर्ड्स, और 15 मार्कर में दिया होता है आपका 300 वर्ड्स। तो आप एकदम इसका ध्यान रखें। अब इसका ध्यान ध्यान क्यों रखेंगे, उसके दो कारण हैं। पहला कि आपका एक इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है, जो कॉपी चेक कर रहा है वो जानता है कि इस व्यक्ति ने पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन चार्ट पढ़ा हुआ है। और दूसरा, आप इससे टाइम भी बचा सकते हैं, आपके सारा का सारा जो पेपर है वो भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए इसमें एक मैं छोटा सा आपको ट्रिक बता देता हूँ जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए ऑन एन एवरेज अगर आप सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं तो नियरली 20 वर्ड्स का एक सेंटेंस होता है। तो अगर आप 100 वर्ड्स का कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं तो उसमें 5 आपके सेंटेंस आ पाएंगे। और अगर आप 15 मार्कर का अगर लिख रहे हैं कोई भी क्वेश्चन, तो उसमें लगभग 15 सेंटेंस आ पाएंगे। ठीक है ना। अब देखिए इसमें ध्यान रखिएगा कि 40% जो होगा वो आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन का पार्ट आएगा, और 60% बॉडी का पार्ट आएगा। ठीक है ना। अब 40% में इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन का बोल रहा हूँ, तो 20% इंट्रोडक्शन, 20% आपका कंक्लूजन। ठीक। अब अगर हम परसेंटेज में बात करें, अगर हम वर्ड्स में बात कर ले, तो अगर 100 वर्ड का क्वेश्चन लिख रहे हैं तो उसमें एक सेंटेंस आपका इंट्रोडक्शन बनाएगा, एक सेंटेंस आपका कंक्लूजन बनाएगा। ठीक है, बाकी 3 सेंटेंस आपका बॉडी पार्ट बनाएगा। इसी तरह अगर आप 300 वर्ड्स का लिख रहे हैं तो उसमें 3 सेंटेंस आपका इंट्रोडक्शन, आपके पास स्कोप है 3 सेंटेंस को आप यूज़ कर सकते हैं इंट्रोडक्शन के लिए, 3 सेंटेंस को आप यूज़ कर सकते हैं अपने कंक्लूजन के लिए, और बाकी जो रिमेनिंग आपके सेंटेंस है आप उसको बॉडी पार्ट में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये 4 रूल्स मैंने बता दिए। अब जो 5वां रूल है, आंसर टू द क्वेश्चन। अब देखिए ये बड़ा सामान्य सी बात है। अगर आप क्वेश्चन, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है तो उस प्रश्न का उत्तर चाहिए होता है। एक बड़ा छोटे से एग्जांपल में बता रहा हूँ मैं आपको। अगर मैं आपसे आपका नाम पूछूं कि व्हाट इज़ योर नेम, तो आप अपना नाम ही बताएंगे, आप अपने पिताजी का नाम या अपना एड्रेस नहीं बताने लगेंगे। ठीक है ना, अगर आप एड्रेस बताते हैं तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, उस क्वेश्चन का वो आंसर नहीं होगा। अब सेम चीज़ पीएससी के
इस क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी अप्लाई होती है। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर ये होती है कि पीएससी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आसानी से समझ में नहीं आते। अब जैसे मैंने आपका नाम पूछा तो ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको कोई भी बता सकता है। लेकिन जब हम एमपीपीएससी के क्वेश्चन को देखते हैं तो बड़ा घूमा सा क्वेश्चन होता है, समझ में नहीं आता कि वो पूछना क्या चाहता है। ठीक है, तो ये एक बड़ी डिफिकल्टी होती है। तो आपको उन क्वेश्चनों को समझकर उसका आंसर देना है। ठीक है, अब ये जो समझने की बात है, हम इन क्वेश्चनों को समझे कैसे, तो उसके लिए, क्योंकि हम ये आर्ट के डोमेन से बाहर आ गए हैं, आर्ट के डोमेन वाले समझ सकते हैं, उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन हम साइंस की बात कर रहे हैं तो हमारे पास एक प्रिस्क्राइब्ड सेट ऑफ रूल्स होना चाहिए। तो देखिए, इस संदर्भ में कुछ कीवर्ड्स होते हैं। अगर आप पुराने साल के अनसॉल्व्ड क्वेश्चन पेपरों को अगर आप पढ़ें, मार्केट में बहुत सारी अनसॉल्व्ड आती है, अगर आप उसको देखेंगे तो आपको पूरे हर ईयर के हर पेपर के और हर पार्ट के आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आपको कुछ वर्ड्स लगातार आप उसको देखते हैं कि उन क्वेश्चनों में आता है, जैसे डिस्क्राइब, राइट ए नोट, एग्जामिन, कंपैरेटिव एनालिसिस, क्रिटिकली एग्जामिन, एग्जामिन, गिव योर व्यूज। ठीक है ना, ये सब कुछ वर्ड्स है जो लगातार आप जिसको देखते रहते हैं कि क्वेश्चन में पूछते हैं। असल में इन्हीं को मैं कीवर्ड्स बोलता हूँ। ठीक है ना, अब ये कीवर्ड्स को आप क्वेश्चन को समझने में यूज कर सकते हैं। और देखिए, ये जो कीवर्ड्स हैं, अगर आप इसको देखें, जैसे मैंने इन कीवर्ड्स पे काम किया, तो टोटल एमपीपीएससी में कुछ पुराने सालों के मैंने पेपर्स को उठाए और ये इन सारे कीवर्ड्स को इकट्ठा किया, तो इनकी संख्या टोटल मिलाकर 28 कीवर्ड्स मेरे को मिले। ये बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर आप चाहेंगे तो इसको आप तैयार कर सकते हैं। अब देखिए, इन कीवर्ड्स को, क्योंकि हम साइंस डोमेन की बात कर रहे हैं, तो हमने क्या किया कि इन कीवर्ड्स को 6 लेवल में बांट दिया है। ठीक है, अब ये जो आप देख रहे हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, 6 लेवल में बांटा है। इसमें जो लेवल 1 है वो सबसे आसान तरह के क्वेश्चंस हैं, मतलब कीवर्ड्स हैं, जिसको आप आसानी से समझ जाते हैं और जिसका आंसर बड़ा आसानी स्मूथली आप दे सकते हैं। ठीक है ना, और जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा, क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल बढ़ती है, और लेवल 6 सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, इनका आंसर देना बड़ा ही मुश्किल होता है। सबसे पहले तो इन क्वेश्चनों को समझना ही बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है ना, तो आपको समझना भी है क्वेश्चन, और उसमें आपको ये भी तय करना है कि आपका प्रोसेस क्या होगा, आप उस आंसर को देते वक्त क्या क्या चीज करते जाएंगे, क्या क्या स्टेप्स उठाएंगे, ताकि आप उसको क्वेश्चन को सक्सेसफुली अटेम्प्ट कर सके। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लेवल 1 की बात करते हैं। तो इसमें जो भी कीवर्ड्स आते हैं उनको मैंने नॉलेज क्वेश्चन का नाम दिया है। क्यों बोला है नॉलेज क्वेश्चन? क्योंकि इसमें केवल फैक्ट्स या जो जानकारियां होती हैं उनके बारे में पूछा जाता है। अगर आपके पास जानकारी है तो आप इन क्वेश्चनों को आसानी से कर लेंगे। दूसरा जो लेवल है, जिसको मैंने कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस बोला है, इसमें देखिए जानकारियां नहीं पूछी जाती है, आपकी समझ, आप उन जानकारियों को पढ़ने के बाद आपने क्या कंक्लूड किया है उसके बारे में आपसे पूछा जाता है। तीसरा लेवल है एप्लीकेशन क्वेश्चन। अब ये जो एप्लीकेशन क्वेश्चन, इसमें आपके पास फैक्ट्स भी होने चाहिए उस टॉपिक से रिलेटेड, और उस टॉपिक की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, तब आप इस लेवल के क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। चौथा लेवल है एनालिसिस। अब इसके अंदर अंतर्गत आप रिलेशनशिप, मतलब फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट के बीच का जो रिलेशनशिप है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है ना, पांचवा लेवल है सिंथेसिस क्वेश्चन। अब इसमें क्या होता है कि आपके पास जो भी आपके पास फैक्ट्स या आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो बने हुए हैं, उसके यूज से आपको कुछ नई चीज निकाल कर देनी होती है। ठीक है ना, जैसे आपने देखा होगा कि गिव योर आइडियाज या गिव योर पॉइंट्स टू इरेडिकेट दिस प्रॉब्लम। आपके विचार में क्या क्या है, इस समस्या का हल कैसे किया जा सकता है, मतलब आप कुछ नई चीज दे रहे हो। तो ये आपके सिंथेसिस टाइप के क्वेश्चंस में आ जाते हैं। और छठवा जो लेवल है वो है इवैल्यूएशन क्वेश्चन। ठीक है ना, अब यहाँ पर आपकी जजमेंट मांगी जाती है। ये भी बड़ा ही क्रूशियल होता है, क्योंकि जजमेंट देना, आप क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो लेकिन आप समझो, जैसे
आपका एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे एथिक्स में आ जाता है कि आप किसी डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, इस प्रकार की कंडीशन आ गई है, तो आप क्या डिसीजन लेंगे, आप क्या करेंगे? समझ रहे हैं? सबसे डिफिकल्ट टाइप तरह का क्वेश्चन होता है ये। ठीक है, तो ये 6 लेवल्स में मैं आपको 28 कीवर्ड्स के बारे में आपको आने वाली वीडियोस में एक एक करके आपको बताते जाऊंगा। हर वीडियो में मैं एक कीवर्ड उठाऊंगा और उसका उसका मतलब समझा दूंगा, और क्वेश्चन में उसका एप्लीकेशन कैसे करना है, क्या क्या स्टेप्स उठाने हैं। उस कीवर्ड को अगर आपने क्वेश्चन में देख लिया तो आप आंसर्स के अंतर्गत क्या क्या स्टेप्स करके उस आंसर को अच्छे तरीके से लिख सकते हैं और नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है ना? तो बस ये वीडियो यहीं, अगला जो निचोड़ का जो अगला वीडियो मैं दूंगा उसमें मैं आपको एक एक कीवर्ड्स करूंगा। और ये जो वीडियो सीरीज़ है मैं TTS यानी कि ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को हर वीक में ये छोटा सा वीडियो लाऊंगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि मुझे चीज़ों को समझानी थी। ठीक है ना? अगला जो वीडियो होगा वो हार्डली 5 से 6 मिनट का होगा और काफ़ी यूज़फुल होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। और काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।